तो अपन शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। और एक्सेल क्या होता है, इसका काम कहाँ पे होता है, ठीक है। और एक्सेल के बारे में A to Z सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक्सेल होता क्या है कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसपे हम क्या वर्क बुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्क बुक क्या चीज़ होती है, यानी कि जो अगर हम इसको सेव करेंगे ना, ये कंट्रोल प्लस यस कर दीजिए और कंट्रोल प्लस यस करके आप किसी भी लोकेशन पे इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर दीजिए, तो ये क्या बनेगी, एक वर्क बुक बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो एक्सेल की डॉक्यूमेंट फाइल होगी, यहाँ पे चलिए इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए XYZ, ठीक है। और ये सेव कर दिया हमने, ठीक है। और ये यहाँ से क्लोज कर देते हैं सेव करने के बाद, ठीक है। ये ठीक क्लोज कर दिया और XYZ नाम से हमने सेव किया था, XYZ ये हमारी फाइल है, ठीक है। तो एक्सेल डॉक्यूमेंट ये हमारा क्या है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है और एक्सेल के डॉक्यूमेंट को ही हम वर्क बुक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम ओपन करते हैं, ये हमारा वर्क बुक ओपन हो गया, यानी कि ये क्या है, वर्क बुक है पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वर्क बुक क्या होता है और वर्क शीट क्या होती है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो ये हमारी फाइल है ना, ये एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो एक्सेल की फाइल है, इसी फाइल को हम वर्क बुक कहेंगे। चूंकि बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, ठीक है ना। बुक के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं। उसी तरह से ये अपना क्या है, वर्क बुक है, यानी कि एक्सेल की फाइल को, एक्सेल की डॉक्यूमेंट फाइल को हम क्या कहेंगे, वर्क बुक कहेंगे। और चूंकि जिस तरह से बुक में क्या होता है, कई पेजेस होते हैं, उसी तरह से वर्क बुक में कई शीट्स होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या है, शीट्स 1, शीट्स 2, शीट 3, है ना, कई सीट यहाँ पे दिए हैं। और इसमें फैसिलिटी है कि हम कई पेज यानी कि कई सीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सीट बाय डिफॉल्ट, अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि डिफॉल्ट रूप से कितने सीट रहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन फ्यूचर या बाद में या अभी हम इस पे क्लिक करके न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे सभी क्या है, सीट। व्हाट इज सीट, ये वर्क सीट क्या है, वर्क सीट इज कलेक्शन ऑफ सेल्स, क्योंकि वर्क सीट के अंदर ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वर्क एरिया होते हैं, ठीक है ना। ये सभी, ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सभी क्या है, सीट हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज वर्क बुक, वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स, क्योंकि हाँ वर्क शीट यानी कि वर्क बुक के अंदर क्या होते हैं, वर्क शीट होते हैं। तो आप एक लाइन पे यहाँ पे लिख सकते हो या कह सकते हो कि एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज वर्क बुक, ठीक है। एंड ये लिख सकते हो कि ए सिंगल वर्क बुक कैन होल्ड मल्टीपल सीट्स। अब इन दोनों चीजों का अर्थ आप समझो, देखो क्या होता है। हाँ, पहला यह है कि एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम वर्क बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक सिंगल जो वर्क बुक होता है तो मल्टीपल सीट्स को होल्ड कर रखता है, मतलब मल्टीपल सीट उसमें होते हैं, सही बात है। देखो कई सीट इसमें है, एक वर्क बुक में 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, कई सारे सीट हैं। अभी हम जो ये लिखे हुए हैं, ये किस सीट पे लिखे हुए हैं, सीट नंबर 1 पे लिखे हैं। ये सीट नंबर 2 है, ये सीट नंबर 3 है। और अगर हमें इंसर्ट करना है तो न्यू सीट पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इंसर्ट वर्क सीट के लिए जो शॉर्टकट की होती है तो शिफ्ट प्लस F11 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से करने से क्या होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, शिफ्ट प्लस F11 से क्या होता है कि एक नई सीट इंसर्ट हो जाती है। यहाँ से देखिए शिफ्ट प्लस F11 है ना, F11 करते हैं, ये देखिए हो रहा है, ये सीट इंसर्ट हो जाती है। तो हम सीट इंसर्ट क्यों करते हैं, सीट इंसर्ट इसलिए करते हैं कि भाई एक सीट पे काम किया, दूसरे सीट पे किया, तीसरे पे काम किया और सीट कम पड़ रही तो इंसर्ट कर लेंगे हम,
ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे अभी कितने सीट बनाया, सपोज इसको हटा देते हैं, ये डिलीट, इसको हटाना अभी है ना, राइट क्लिक करके डिलीट, जिस भी सीट को हटाना है राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, वो सीट अपनी हटती जाएगी, ये सीट हटती जाएगी। अभी हमारे पास 3 सीट हैं, पहले सीट पे ये डिटेल लिखा हुआ है, सेकंड सीट पे ये। अच्छा, सीट का नाम भी हम दे सकते हैं ताकि हमारे वर्क का मतलब समझ में आ सके कि इस सीट में कौन सा वर्क है। सपोज इस सीट में हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल है, ठीक है ना। तो इस सीट का नाम हम क्या दे देते हैं, इस सीट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि राइट क्लिक करते हैं, रीनेम, सीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। राइट क्लिक किया, इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल। अब मान लें कि इस सीट में हम बनाने जा रहे हैं कि कॉलेज की डिटेल, तो हमको तो पता चलेगा नहीं कि ये सीट 2 में क्या है, तो हम उसका नाम रख देंगे तो बाहर से ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस सीट के अंदर है क्या, इसीलिए हम इसका नाम प्रॉपर देते हैं राइट क्लिक करके। और राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, ये रीनेम पे जाते हैं, इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए कॉलेज डिटेल। तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारे इसमें इस फाइल में कॉलेज की डिटेल डली हुई है, सीट 1 2 3। इसी तरह से सभी सीट को इंसर्ट कर करके हम उसका नाम बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी काम कर रहे हो, वर्तमान में स्टूडेंट डिटेल में आप काम कर रहे हो, मान लीजिए कि ये फाइल पे आपने काम किया, ये फाइल पूरी हो चुकी है। अब ये फाइल क्या हो गई, पूरी हो गई, इस पे अब काम नहीं करना है, इस सीट पे हमारा काम खत्म, अगले सीट पे हमें करना है। तो क्या इससे पता चल रहा है कि हमारा काम पूरा हो गया है? नहीं। तो हम ऐसा कुछ कलर डाल दें, जैसे ग्रीन कलर, इस सीट का कलर कर दें ग्रीन कलर, कि हाँ ये समझे कि हमारा इस सीट का काम हो गया है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब कलर कर देते हैं मान लीजिए ग्रीन। अब देखिए अगले सीट पे जब काम करेंगे तो बताया कि ये आपकी सीट ग्रीन है, मतलब आप इसमें ग्रीन किए हो। क्यों किए हो? क्योंकि आपका इसमें काम अब नहीं करना है, काम फिनिश है इसका। अब जैसे मान लीजिए कि इसका काम अभी अधूरा है, काम नहीं किए हैं, रेड कर दो आप इसको, यहाँ पे कलर जाकर के रेड कर दो। अब आपको समझ में जाएगा कि हाँ ये इस फाइल पे काम नहीं करना है, ग्रीन कर दिया है हमने, अपने को पहचानने के लिए है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे काम करना है सीट 3 पे, क्योंकि अभी रेड है ना। और जब इसमें काम हो जाए तो राइट क्लिक करो और यहाँ पर कलर टैब में जाओ और इसका ग्रीन कर दो, ये समझ जाओ कि हाँ अभी हमारा इसमें काम हो गया है, इसमें हमें काम नहीं करना है सीट 3 पे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर भी उसको कर सकते हैं, उसका नाम भी बदल सकते हैं। हम इसको कहते हैं सीट कहते हैं। ये क्या है? सीट। व्हाट इज वर्कबुक? वर्कबुक क्या है? वर्कबुक क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है? वर्क बुक कहलाता है। और व्हाट इज वर्कबुक? वर्कबुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेनी मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है ना, यानी कई वर्कशीट का समूह होता है। ये तो समझ आ गया। हमारी ये फाइल है, रखी हुई है यहाँ पे। अब इसको क्या बोलोगे? वर्कशीट कहोगे कि वर्कबुक कहोगे? ये हमारा वर्कबुक है। सीट तो इसके अंदर होती है ना, सीट इसके अंदर होती है। ये डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए जो लिखा हुआ है ABCDE, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉलम। ये हमारा ABCD कॉलम को ये समझो, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। स्तंभ यानी कि स्तंभ क्या होता है? स्टेट खड़ा होता है। ये क्या है? रो है, रो यानी कि पंक्ति। ये हमारी पंक्ति है। ये क्या है? कॉलम है ना। ये जो है कॉलम इसको बोलेंगे, और हमारा क्या है? रो। ये कतार यानी कि पंक्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अभी आपने यहाँ पे लिखा जैसे एग्जाम लिखा, ठीक है। अब ये आप क्या बता सकते हो कि ये किस सेल पे लिखा हुआ है? ये B नंबर कॉलम और 3 नंबर रो पे लिखा है, इसका नाम क्या हो गया? B3। ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्सेल में जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्स को हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो सेल होते हैं दो चीजों से मिलकर बनते हैं। उस कॉलम का नाम क्या है और रो का नाम क्या है? जैसे इस सेल का नाम क्या होगा? C नंबर कॉलम 4 नंबर रो, इसलिए सेल का नाम क्या हो जाएगा? C4 हो जाएगा। तो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कि जो सेल होता है
कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है, प्रतिच्छेदन होता है, ठीक है ना। तो हर सी यानी कि हर सेल जो है दो चीजों से मिलकर बनता है। उसके कॉलम का नाम क्या है प्रथम, और उसके रो का नाम क्या है। पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नाम आएगा, ये याद रखना है। जैसा कि अगर हम बात कहें कि ये यहाँ पे जहां कर्सर हाईलाइटेड है इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम है B3 है। तो अब देखिए यहाँ पे B क्या है, कॉलम का नाम है, और 3 क्या है, रो का नाम है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है ना, समझा गया। इसके बाद यहां पे जैसे हम कर्सर क्लिक करते हैं ना, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो ये क्या हो जाता है, डार्क बॉर्डर बन जाता है। तो जब डार्क बॉर्डर बन जाता है इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज सेलेक्टेड सेल, मतलब यह सेलेक्टेड सेल है। अगर हम कहें कि क्या ये सेलेक्टेड सेल है, नहीं, जो डार्क बॉर्डर अगर क्लिक करने से बनता है दैट मीन्स वो क्या है कि सेलेक्टेड सेल है, वो सेल सेलेक्ट हो चुकी है। जब आप कोई भी एंट्री करोगे तो वो डाटा वहां पे एंटर होगा, ठीक है। ये सेलेक्टेड सेल की पहचान क्या है, डार्क बॉर्डर, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अब बात ये आती है कि भाई कॉलम तो है ABCDEFGHIJKLMNOPQRXYZ, ठीक है ना। ये क्या जेड के बाद भी होता है, जेड के बाद भी आता है डबल ए, फिर ABACAD ऐसे चला जाता है, और ये कहां तक जाता है, XFD, ये कहां तक जाता है, XFD। अच्छा, हमें लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो हम कब तक करते रहेंगे भाई ऐसे एरो की, ध्यान से देखिएगा। हम ऑन स्क्रीन की ऑन कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए की मान लीजिए क्या है, कीबोर्ड। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो हम क्या करें कि कंट्रोल बटन दबा के रखें और ये लेफ्ट राइट एरो की प्रेस कर देंगे ना, तो डायरेक्ट आपका जो कर्सर है डायरेक्ट कहाँ पॉइंट हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम पे पॉइंट हो गया। ये देखिए XFD, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला कॉलम होता है वो XFD होता है, ठीक है ना। किस में, 2007 में, ठीक है ना, या 7 से अधिक वाले वर्जन में। यानी कि अगर आप क्या बता सकते हो कि XFD तो आया, लेकिन कितने नंबर ऑफ कॉलम वाला है ये। जैसे अगर हम कहते हैं शुरू में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की करेंगे तो सबसे शुरू में आ गया, तो B किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, C किस पे है, 3 नंबर पे, D किस पे है, 4, 5। तो इसी तरह से आपका XFD किस नंबर पे है, किस कॉलम नंबर पे है, तो ये है 16384 कॉलम पे है ये। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे, अच्छा ये जो बटन आपको दिखाई दे रही है A के ऊपर, 1 के ऊपर, A के लेफ्ट में, ये इसको कहते हैं सेलेक्ट ऑल बटन। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्ट ऑल। क्योंकि जब हम कुछ लिख करके या नहीं भी लिख करके जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो होल सीट, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़े, ऐसा करोगे सेलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, पूरा बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको होल सीट सेलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या है, सेलेक्ट ऑल बटन। इसको क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल बटन, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो होल सीट, वर्क सीट क्या होती है, वर्क बुक नहीं, वर्क सीट, क्योंकि ये इधर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है सेलेक्ट, ये केवल यही बस सीट होगा सेलेक्ट। तो होल वर्क सीट क्या होती है, सेलेक्ट होती है, क्योंकि ये सेलेक्ट ऑल बटन है। इसके बाद अगला देखिए, तो यहां पर जो कॉलम की संख्या होती है 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में तो कितनी होती है, 16384 नंबर ऑफ कॉलम। कितना होते हैं, 16384। अब बात आती है कि भाई रो कितने होते हैं। रो मीन्स आपका 1 2 3 4 5 ये वाले रो कितने होते हैं। तो अगर आप नीचे जाओगे ना, इससे माउस ड्रैग करते हुए एरो को, तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो रो होती है, रो की संख्या तो ये लाखों में होती है। अगर लास्ट में आपको जाना है, लास्ट वाले रो पे जाना है, इसके लिए क्या प्रेस करेंगे हम, हाँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की करोगे तो आप तुरंत लास्ट वाले रो पे आ जाओगे, और आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि 10,48,576 ये लास्ट वाले रो का नाम है। ठीक, अब हमें ऊपर जाना है,
अगर हमें ऊपर जाना होगा ना, तो आप अगर नहीं पता होगा शॉर्टकट की, तो आप सीधे एरो की से जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप कंट्रोल प्लस अप एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की, अप एरो की ये है, ये कंट्रोल बटन, और ये अप, ये डाउन है ना, ये देखिए यहाँ पे रखिए कंट्रोल अप डाउन हो रहा है ये, ठीक है। सबसे शुरू में हम आ जाएंगे। तो यानी कि अगर हम कहें कि रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,500 10,48,576 10,48,576 10,48,576 होते हैं, ठीक है ना। ये डाटा याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर ये हमारा कौन सा वर्जन का है, ये हाँ 2007 का या उससे बड़े वाले का ये डाटा है, ठीक है ना। ये भी 2007 या 7 से अधिक वाला जो वर्जन है ना, उसका ये डाटा है। लेकिन अगर जो वर्जन अगर हमारा होता कौन सा, 2007 से कम वाला वर्जन अगर होता, अगर 2007 से कम वाला वर्जन होता, तब हमारा रो की संख्या कितनी होती, कॉलम की संख्या क्या होती। तो अगर ओल्ड वर्जन होता तो जो कॉलम की संख्या होती कितना, 256, और रो की संख्या कितनी होती, 65,536 65,536। ये महत्वपूर्ण डाटा है, दोनों में अलग अलग है, ये नया वर्जन, ये पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीजें इसके बाद अब हम जानते हैं कि एक्सेल में कैसी कैसी फाइलें बनती हैं। क्या एक्सेल में जेपीईजी फाइल बनती है, क्या एक्सेल में ऑडियो फाइल बनती है, क्या वीडियो फाइल बनती है, कैसी कैसी फॉर्मेट, कैसी कैसी फाइलें से बनती हैं। तो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं कि एक्सेल में फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन से बनते हैं। फाइल एक्सटेंशन तो पता ही होगा, है ना, है ना। तो अब हम यहाँ पर, अच्छा हमने बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्या प्रेस करेंगे, F1 इसके लिए शॉर्टकट की होती है। तो हमें अब देखना है कि एक्सेल में एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइल एक्सटेंशन, EXTENSION एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आ गया एक्सएमएल एक्सटेंशन फाइल नेम। यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अभी तो वर्ड का है, ये है ना। आपको ये एक्सेल बताना है, तो ये एक्सेल चल रहा है आपका, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और ये कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, बस इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये, हाँ अब देखिए यहाँ पर फाइलें कई बनी हैं। जो वर्क बुक होती है, सिंपल डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं, जो डेस्कटॉप पे सेव है ना। जब फाइल को हम सेव करते हैं, वर्क बुक को कहलाएगी, और उसका एक्सटेंशन .xlsx होगा। लेकिन अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, तब x हट जाएगा, .xls हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दिखाते हैं, जो हमने फाइल बनाया है ये XYZ नाम की, क्या इसका एक्सटेंशन .xlsx है, हाँ है। यानी कि जो वर्क बुक होगी, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स होगा, उसका एक्सटेंशन .xlsx होगा, ठीक है। और यहां पर अगला देखिए, माइक्रो इनेबल्ड है। ये क्या चीज होती है माइक्रो इनेबल्ड, ये माइक्रो इनेबल्ड क्या होता है, ये देखिए। देखिए क्या होता है कि एक्सेल में दिए गए फीचर के अलावा, एक्सेल में दिए गए, जैसे हमने कहा कि अगर 12 आपको जोड़ना है, तो आप क्या कर दो, सम कर दो, और सम करने के बाद इतना और कॉमा इतना कर दो, ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा। तो एक्सेल में क्या होता है कि दिए गए फंक्शन, दिए गए ऑप्शन के अलावा भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से या मैक्रो के माध्यम से आप वर्क कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि इसमें सम करने के लिए
जोड़ने के लिए सम फंक्शन होता है, लेकिन एक्सेल में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसके लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। तो आप चाहो तो बना सकते हो, और बनाओगे कैसे? आप बीबीए के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से बना सकते हो। लेकिन जब कोडिंग के माध्यम से बनाओगे तो आप उसको सेव करोगे, जिस फॉर्मेट में सेव करोगे उसका एक्सटेंशन .xlsm होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, मूलधन, रेट, टाइम, इतने होता है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन कितना है? 5,000 रुपये, है ना। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? इसके लिए यहाँ पर रेडीमेड पहले से बनाया हुआ कोई भी फार्मूला नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा बीबीए के माध्यम से, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो हम बीबीए एडिटर ओपन करते हैं, Alt+F11, ये देखिए खुल गया। अब यहाँ पर जाकर के हम इसको इंसर्ट में जाकर के और मॉड्यूल पे जाकर के यहाँ पर हम कोडिंग कर सकते हैं। हालांकि कोडिंग अभी बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग से वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह सब बताना पड़ेगा। लेकिन अब छोटा सा एक मैसेज बता देते हैं कि हमें ये नहीं करना है। सपोज हमें सिंपल सा क्या करना है कि एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो मैसेज आए, वो भी कोडिंग के माध्यम से, एक लाइन की कोडिंग रहेगी, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो Alt+F11 करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं मॉड्यूल, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देते हैं अनित, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं MSG बॉक्स, और इसका नाम दे देते हैं हेलो अनित। ये हमारा, हमने एक लाइन कोडिंग कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसको क्या कर देते हैं, रन करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको आप मैक्रो को नाम दे दो, अनित कुमार, और मैक्रो का नाम क्या दिया यहाँ पे, इसको आप सेव करिए। हाँ, ये देखिए F5 प्रेस करिए। जब F5 हम प्रेस करेंगे तो हेलो अनित देखिए आ रहा है। तो ये क्या है, यानी कि ये इस वाली फाइल में नहीं मिलता है, XLS वाले फाइल में नहीं मिलता। अगर हम इसको, ये कोडिंग वाली है ना, इसको अगर हम यहाँ पर सेव कर दें, किसमें, Ctrl+, चलिए इसका हम नाम सेव कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं, किसमें, और डेस्कटॉप पे हो रहा है ABCD, और XLS फाइल में कर देते हैं। ठीक है, XLS फाइल में। ठीक है, और इसको हमने किया, ABCD कहाँ गया, ये हमारा सेव होगा कहीं पे, फाइल सेव हुई होगी, ये फाइल सेव है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें माइक्रो इनेबल्ड फाइल बनाना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Shift+F11, इंसर्ट मॉड्यूल, कहीं भी है क्या, वो नहीं मिल रहा है मैक्रो, क्योंकि माइक्रो इनेबल जो हम कोडिंग किए थे ना, उसको हमें किस फॉर्मेट सेव करना पड़ेगा, उसको हमें करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। ये आपका जो है ये फॉर्मेट, ये वाला XLSM, ये माइक्रो इनेबल्ड, तभी आपका वो वाला कोडिंग काम करेगा जब सेव करके दोबारा ओपन करोगे तो। ठीक है, समझ गए। अगर हम माइक्रो लिख रहे हैं, कोई कोडिंग लिख रहे हैं, बीबी की कोडिंग लिख रहे हैं, तब उसकी फाइल हम सेव करेंगे माइक्रो इनेबल्ड। तो ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, कोई टेम्पलेट अगर हम ले रहे हैं, उसका एक्सटेंशन .xltx, और उसमें टेम्पलेट में भी माइक्रो है तो उसमें .xltm हो जाएगा, और नॉन एक्सएमएल बाइनरी फाइल का .xlsb, और माइक्रो इनेबल्ड एडिंस का .xlam। ठीक है ना, जो एडिंस प्लगइन्स वगैरह ऐड करेंगे हम, तो ये सब इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये आपके रियल लाइफ में कम काम आएंगे, बल्कि आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये एक्सेल में ये फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। ओके, हाँ, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है,
ये क्या इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, क्योंकि अगर आप कोई भी डाटा एंट्री करके और अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो वो फार्मूला हमेशा कहाँ पे दिखाई देता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर आपको लगाना है सम और इतना, तो ये देखिए फार्मूला हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, फार्मूला हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, फार्मूला बार पे। ठीक है, हम चाहें किसी भी सेल पे क्लिक करके और फार्मूला बार पे जा करके और यहाँ पे इक्वल टू लगा के सम लगा करके और यहाँ पर चाहें तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो नीचे भी लिखा जाएगा, ये देखिए यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ से। तो फार्मूला अच्छा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि जब हम किसी भी सेल में फार्मूला लगाते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, वो उस सेल डबल क्लिक करने पे पर्टिकुलर सेल पे भी दिखाई देगा और फार्मूला बार पे भी दिखाई देगा, ये महत्वपूर्ण है। और साथ में जो फार्मूला का रिजल्ट है, फार्मूला का रिजल्ट फार्मूला बार पे दिखाई नहीं देगा और फार्मूला का जो रिजल्ट है वो हमेशा सेल पे ही दिखाई देगा। अगर देखो फार्मूला यहाँ पे लगा है तो क्या यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। ये हो गया फार्मूला बार का। इसके बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। क्या कहते हैं इसको, नेम बॉक्स कहते हैं। अच्छा, इसको नेम बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी सेल पे जब आप क्लिक करते हो ना तो बताता है कि ये किस सेल पे आप क्लिक किए हो या हाईलाइटेड सेल या एक्टिव सेल कौन सा है। अभी कौन सा एक्टिव सेल बताइए हमारा, अभी हमारा एक्टिव सेल D4 है, एक्टिव सेल ये है, एक्टिव सेल ये है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि एक्टिव सेल का नाम कहां पर शो होता है। तो एक्टिव सेल का नाम हमेशा कहां पे शो होता है, नेम बॉक्स पर शो होता है। एक्टिव सेल मतलब क्या, जो जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं, एक्टिव सेल हो गया। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये कि एक्सेल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक्सेल के फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, A1। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, A1 हो गया। एक्सेल का प्रथम सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, ये वाला A1 है। ओके, और हम किसी भी सेल का रेंज सेलेक्ट करने के लिए माउस को होल्ड करते हैं और ड्रैग करेंगे तो वो सेल रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हुई। इसके बाद अच्छा, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि जो फाइल जूम होता है ना, जूमिंग, उसको हम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% कर सकते हैं। इस तरह से देखना जरा, बिन वर्ड, ये जो हमारा पेज है, पेज का जूम इन और जूम आउट हम कितना कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, कम से कम कितना कर सकते हैं 10%, अधिकतम कितना कर सकते हैं 500%। उसी तरह से आपका जो एक्सेल सीट है, इसको जूम इन कितना कर सकते हो और जूम आउट कितना कर सकते हो। तो जो जूम आउट है यानी कि जूम को कम करना, कितना कम कर सकते हैं 10%, और जूम इन यानी कि जूम को बढ़ाना तो कितना बढ़ा सकते हैं 400% तक अधिकतम। डिफॉल्ट रूप से कितना होता है 100 होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि एक्सेल में मैक्सिमम जूम इन होता है 400, 500, 600, 200, कितना होता है 400%, 400% होता है। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जूम, अच्छा इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर, ये है जूम स्लाइडर है, इसको हम क्या कहते हैं, जूम स्लाइडर कहते हैं। और यहां पर व्यू बटन है। ये एक्सेल में कौन कौन से व्यू बटन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है। इसके बाद यहां पर दिया है पेज लेआउट, यानी कि पेज के आकार का, यानी कि A4 साइज पेपर का जैसे ये दिख रहा है, जिस पे हम क्लिक करेंगे उस पे आप वर्क कर सकते हो। इस पे अभी वर्क नहीं कर रहा हो, इस पे क्लिक कर दो, वर्क इस पे होने लगेगा। इस पे वर्क नहीं कर रहा हो, इस पे क्लिक कर दो, इस पे वर्क होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये कौन सा व्यू है, इस व्यू को हम कहते हैं पेज लेआउट व्यू।
जैसे कि अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाओगे जब, तो आपका जो प्रिंट आउट आएगा ना, बस यही पैटर्न में आएगा, A4 साइज में ये आएगा। इससे ये होता है कि हमारा पेज में कॉलम कहाँ तक आ रहा है, इससे ये पता चलता है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे ना, तो हमारे समझ में आता नहीं है कि ये हमारा जो पेज है, तो पेज का कहीं कट तो नहीं रहा है, पेज हमारा कहीं A4 साइज में कट नहीं, यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक आएगा। आपने सोचा कि चलो यहाँ तक आएगा चौड़ाई में, है ना, तो क्या यहाँ तक आएगा? नहीं। अगर आप यहाँ पर जाके क्लिक करोगे, ये देखो ये आधा यहाँ आया है, आधा दूसरे में चला गया। तो फायदा हमारा ये है कि अगर आप पेज लेआउट में क्लिक करके करते हो ना, तो आपका वर्क प्रॉपर होगा और पेज से बाहर नहीं जाएगा, और प्रॉपर पेज पे आप काम कर सकते हो और दाएं बाएं खिसका सकते हो उसको, ऐसा नहीं है, सेल को दाएं बाएं खिसका सकते हो। इसका बेनिफिट ये। इसके बाद है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ठीक है ना। ये तो यानी कि कितने व्यू बटन होते हैं? नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि जितना मैटर लिखा था एक पेज में, ये चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये चीजें, ये तीनों चीजों का यूज आना चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए इस फाइल को हमें सेव करना है, और सेव करके हमें चाहते हैं कि इसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दें। ये हमारी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई छेड़खानी न करने पाए, हम इस फाइल को क्या कर दें? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो जैसे ही सेव आप करोगे ना, तो यहाँ पर ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी दे दो। हमने यहाँ फाइल का नाम दे दिया, मान लो अनित दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसी फाइल बनाना चाहते हो आप? एक्सेल की वो एक्सएलएस फाइल की, एक्सएलएस एम, तो आप जो ही फाइल बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने वाली, तो आप टूल्स में जाओ, और टूल्स में यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर दो, और आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, है ना। हमने डाला अनित, पासवर्ड अनित, ओके, अनित, ओके, अनित, ओके, पासवर्ड डाल दिया और सेव कर दिया, ठीक है, ये सेव कर दिया, ओके। इसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिए जो हमने यहाँ पे अनित नाम की फाइल बनाया था, ये तो इसको जब हम ओपन करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, ये पासवर्ड पहले एंट्री करने के लिए बोलेगा। इसलिए हमारी फाइल क्या है? ये सिक्योर है। अगर कोई गोपनीय फाइल हो, कोई सेंसिटिव फाइल हो, तो हम उस पर पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड हमने जो डाला था आप डाल दो और ओके कर दो, ठीक है ना। ये ओपन हो गया, बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। इस तरह से हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से, ठीक है, ये चीज़ है।